तो अब आपके सामने ये टॉपिक स्टार्ट हो रहा है, यूनियन एंड इट्स टेरिटरी। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का ये सबसे पहला पार्ट है, पार्ट 1 है, और ये 4 आर्टिकल्स को कवर करता है, आर्टिकल 1 to 4, आर्टिकल 1 to 4। ओके, पर उससे पहले मैं बेस की बात करूंगा कि कॉन्स्टिट्यूशन चीज क्या है। कॉन्स्टिट्यूशन वर्ड का पेरेंट वर्ड है कॉन्स्टिट्यूट, यानी टू मेकअप, यानी किसी चीज के कंपोनेंट्स। जैसे कि चाय है, चाय के कंपोनेंट्स क्या है? वाटर, शुगर, टी लीव्स और मिल्क। तो ये हो गए चाय के कॉन्स्टिट्यूएंट्स। ओके, तो मेरा क्वेश्चन आप लोगों से क्या है? कीपिंग इन माइंड द मीनिंग ऑफ द वर्ड कॉन्स्टिट्यूट, द पेरेंट वर्ड ऑफ द वर्ड कॉन्स्टिट्यूशन, व्हाई कॉन्स्टिट्यूशन इज कॉल्ड कॉन्स्टिट्यूशन। माइक ऑन कीजिए, देखते हैं कौन बच्चा पहले जवाब देगा। कम ऑन, माइक ऑन। सर बिकॉज इट इज मेड अप। नाम बताएं पहले अपना, कौन बोल रहा है? लोकेंद्र। लोकेंद्र, व्हाई द वर्ड कॉन्स्टिट्यूशन इज कॉल्ड कॉन्स्टिट्यूशन, टेल मी। सर बिकॉज इट इज मेड बाय कॉन्स्टिट्यूटिंग सो मेनी आर्टिकल्स। Every law is made by so many sections, so many articles. Then why not all other laws are called constitution? बाकी सब इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में भी तो 175 इतने सेक्शंस हैं, उसका नाम भी कॉन्स्टिट्यूशन रख दो। हिंदू मैरिज एक्ट में भी इतने सारे सेक्शंस हैं, तो उसका नाम भी कॉन्स्टिट्यूशन रख दो। वो कौन सा लॉ है जिसमें सिर्फ एक सेक्शन है? हर लॉ में कई सेक्शंस हैं, हर लॉ में कई आर्टिकल्स हैं, तो सबको कॉन्स्टिट्यूशन क्यों नहीं कहते हम? मेरा पॉइंट समझ में आया लोकेंद्र आपको? लोकेंद्र समझ में आया? हर चीज आप भी, लोकेंद्र आप भी कितने कॉन्स्टिट्यूएंट्स से बने हो? आपके अंदर क्या क्या है? सिर है, आंखें हैं, नाक है, कान है, हाथ है, धड़ है, पैर है, ये आपके कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं। तो क्या आप कॉन्स्टिट्यूशन हो? मैं भी कई अंगों से मिलकर बना हूं, क्या मैं कॉन्स्टिट्यूशन हूं? नहीं। तो आपका आंसर गलत है। कम ऑन, नेक्स्ट, कम ऑन, ट्राई। मैं कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ाऊंगा नहीं, ज्ञान आपके कान से नहीं डालने वाला हूं, मैं आपके अंदर से कॉन्स्टिट्यूशन को निकालूंगा। फ्रॉम इनर्स ऑफ योर्स, आपके अंदर से मैंने ज्ञान निकालना है, और ऐसे निकालना है आप चाहकर भी कभी कॉन्स्टिट्यूशन को भूल नहीं पाओगे। मैं सब कुछ ऐसे उंगलियों पर याद कराऊंगा, कुछ भी आप भूल सकेंगे पर कॉन्स्टिट्यूशन को नहीं भूल पाएंगे, ऐसे याद करा दूंगा। कम ऑन, स्टार्ट एनीबॉडी। लोकेंद्र ने कोशिश तो की, लोकेंद्र ने कोशिश तो की, शाबाश बेटा। बाकियों को मौका देता हूं, चलो देखते हैं और किसमें दम है अपना दिमाग लगा के बोलने का। हरमन जवाब दो, कम ऑन कम ऑन कम ऑन। बबलीत, जगतवीर, साहिल, साहिल को मैंने एक बार इस सवाल का जवाब बताया भी हुआ बहुत पहले। कम ऑन। संविधान को संविधान यानी कॉन्स्टिट्यूशन को कॉन्स्टिट्यूशन क्यों कहते हैं, इसका जवाब इस बात को दिमाग में रखकर बताइएगा कि कॉन्स्टिट्यूशन वर्ड का पेरेंट वर्ड है कॉन्स्टिट्यूट। कौन देखते हैं कौन पहले जवाब देगा। कम ऑन, नहीं मैं जवाब दे रहा हूं, मैं बताऊं? कोई नहीं बोला तो मैं बोलूंगा। अब सुनो ध्यान से, समझिए। जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, इसको हम कॉन्स्टिट्यूशन क्यों कहते हैं? क्योंकि ये वो डॉक्यूमेंट है हमारा जो कि एक्सप्लेन करता है। ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हमारा वो ऐसा एक डॉक्यूमेंट है जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की कॉन्स्टिट्यूशन को क्या करता है? एक्सप्लेन करता है। और ये क्या कहता है? ये कहता है कि जो गवर्नमेंट है, जो हमारी सरकार है, वो 3 उसके ऑर्गन्स हैं, यानी कि 3 चीजों का मिलकर बनती है। और ये 3 ऑर्गन्स कौन कौन से हैं? सबसे पहले लेजिस्लेचर, दूसरा ऑर्गन एग्जीक्यूटिव, और तीसरा ऑर्गन आता है हमारा जुडिशरी। जी हाँ, जुडिशरी। अब सबको पता है कि लेजिस्लेचर का काम क्या है? टू मेक लॉ। लेजिस्लेचर 2 शब्दों के मिलन से बना है, लेजिस और लेटम।
लेजिस का मतलब है लॉ, लेटम का मतलब है टू ले डाउन, टू ले डाउन यानी बनाना, यानी कि टू सेट, टू मेक। ठीक है, लेजिस्लेचर का काम हो गया लॉ बनाना, सेंटर में लोकसभा राज्यसभा, स्टेट में विधानसभा विधान परिषद। ओके, ठीक है, ये हो गया यूनियन लेवल पर और ये हो गया स्टेट लेवल पर। अब आता है एग्जीक्यूटिव का काम क्या है। एग्जीक्यूटिव का काम है टू एग्जीक्यूट द लॉ, लॉ को इंप्लीमेंट करना, लॉ को इंप्लीमेंट करना। एग्जीक्यूट वर्ड भी लिख सकते हैं, टू एग्जीक्यूट द लॉ, टू इंप्लीमेंट लॉ भी हो सकता है। और जुडिशरी का काम क्या है ये भी मैं नहीं बताता, आपसे पूछ देखते हैं कौन पहले सही जवाब देगा। व्हाट इज द वर्क ऑफ जुडिशरी, व्हाट इज द वर्क। हाँ जी, नाम लेके बताओ, लोकेंद्र। बताओ क्या काम है जुडिशरी का। सर जो मतलब लेजिस्लेचर ने लॉ बनाया और जो एग्जीक्यूटिव ने एग्जीक्यूट किए, ये देखना कि उनकी प्रॉपर फंक्शनिंग हो रही है कंट्री में या नहीं हो रही है। तो ये एग्जीक्यूटिव का काम है, प्रॉपर नहीं फंक्शन हो रही है या नहीं हो रही लॉज की, ये तो एग्जीक्यूटिव का काम है। अब जैसे कोई लॉ बना दिया, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट है, ठीक है, बना दिया मगर उसकी इंप्लीमेंटेशन प्रॉपर नहीं हो रही है, तो टॉप लेवल एग्जीक्यूटिव देखेगा। लॉ को इंप्लीमेंट लोअर लेवल एग्जीक्यूटिव तो नहीं करता ना, लॉ सॉरी लॉ को इंप्लीमेंट करता है लोअर लेवल एग्जीक्यूटिव, जैसे जो डीसी हैं, जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है, जो पुलिस है, वो इंप्लीमेंट करती है। और देखता कौन है कि सही तरह इंप्लीमेंट हो रहा है या नहीं हो रहा, वो इनके सीनियर्स करते हैं, यानी कि मंत्री, और काम इनका है। पर अगर ये काम जुडिशरी करती है तो कहते हैं कि जुडिशरी अपना काम ना करके वो काम कर रही है जो लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव का बनता है, ठीक है, और इसको कहते हैं जुडिशियल एक्टिविज्म। मैं ये नहीं कहता कि आपने कहा कि जुडिशरी क्या काम करती है, वो ये चेक करती है कि लॉ सही तरह से इंप्लीमेंट हो रहे हैं नहीं हो रहे हैं। जब वो ये काम करती है तो कहते हैं जुडिशरी तो हाइपर एक्टिव होगी, भाई ये जुडिशरी का काम तो है ही नहीं। जुडिशरी का काम ये थोड़ा ना देखना है कि लॉ सही तरह इंप्लीमेंट हो रहे हैं नहीं, पर वो कर रही है, हाँ करती है, हाँ करती है, मगर जुडिशरी इसके लिए नहीं बनी थी। जब जुडिशरी उन लोगों का काम करती है जिनको काम करना चाहिए था पर नहीं किया, उसे हम कहते हैं जुडिशियल एक्टिविज्म। जो लेजिस्लेचर का काम था, जो एग्जीक्यूटिव का काम था, अगर उन्होंने नहीं किया और जुडिशरी कर रही है तो जुडिशरी तो एक्टिविस्ट बन गई, ज्यादा एक्टिव हो गई। समझ में आ गया, उसके कहते हैं जुडिशियल एक्टिविज्म। जुडिशरी का काम लॉज की इंप्लीमेंटेशन चेक करना नहीं है, सिर्फ क्या है, टू इंटरप्रेट द लॉ, टू इंटरप्रेट लॉ। लोकेंद्र आपने बड़ा अच्छा आप बोल रहे हो, तो अब और अच्छे डिटेल में समझाता हूँ कि ये वाला एक पॉइंट ऐसा है जो कई बार बच्चों के दिमाग में फंसा रह जाता है। सुनो ध्यान से, निर्भया कांड, दिल्ली गैंग रेप केस के बारे में सबने सुना है। ओके, 5-6 लोग थे एक चलती बस में, एक गर्ल के साथ, एक लेडी के साथ उन्होंने ब्रूटली रेप करने की कोशिश की और उसको करते हुए उसके प्राइवेट पार्ट्स में एक आयरन रॉड को इंसर्ट किया, जिसकी वजह से उस लड़की की मौत हो गई। वो जिन लोगों ने ये सब क्राइम किया था, ठीक है, उन लोगों में एक जुवेनाइल था, यानी 18 साल से कुछ महीने कम, सिर्फ कुछ ही महीने कम उम्र का एक बच्चा। और जुवेनाइल जस्टिस एक्ट कहता है कि ऐसे किसी भी बच्चे को, ठीक है, आप फांसी की सजा नहीं दे सकते, उम्र कैद की सजा नहीं दे सकते, ऐसों को कम सजा होती है। अब जुडिशरी देख पा रही थी सबसे नॉटी कौन, जुवेनाइल, सबसे बड़ा क्राइम भी किसने किया, जुवेनाइल ने किया, और सबसे कम सजा भी किसको मिल रही है, जुवेनाइल को मिल रही है। ये गलत हो रहा है। पूरी दुनिया में हाहाकार मचा, इंडिया से बाहर भी इसको क्रिटिसाइज किया गया। इंडिया में लोग कैंडल्स लेकर निकले, सड़कों पर आए, इस जुवेनाइल को बख्शना नहीं चाहिए, ये बच्चा नहीं है, ये शैतान है। जुडिशरी कहती मेरा काम न्याय देना नहीं है, न्याय उस खुदा के घर में होता है। जुडिशरी कहती है हमारा काम केवल एक है,
जो लॉ में लिखा है उसको इंटरप्रेट करना इस केस के हिसाब से, जो लॉ में लिखा है उसके हिसाब से। इसी सजा सिर्फ 1 साल बनती है, तो हम तो वही देंगे। समझ में आया? ये मांग उठी कि जुवेनाइल जस्टिस एक्ट ही चेंज कर दो, चेंज कर भी दिया, मगर क्राइम हो जाने के बाद अगर क्रिमिनल लॉ चेंज हो जाता है तब भी अप्लाई वो वाला क्रिमिनल लॉ करता है जो उस दिन एग्जिस्ट करता था जिस दिन क्राइम हुआ। वो दिसंबर की वो रात जिस दिन ये क्राइम हुआ, उस दिन भारत देश का कानून कहता था जुवेनाइल को ज्यादा सजा नहीं हो सकती, इसलिए नहीं हुई, बच गया वो। अब वो आजाद घूम रहा है, उसके साथी मर गए सारे। उन्होंने उस लड़की को मारा नहीं था, कोई बस चला रहा था, किसी ने बस को धोया था, किसी ने तो उस लड़के की पिटाई की थी जो लड़की के साथ था, उसने तो उस लड़की को हाथ भी, उस लड़की को जिस बंदे ने टच भी नहीं किया था ना, उनको भी फांसी हो गई। क्यों? वो उस टाइम बस में साथ दे रहे थे उनका जिन्होंने जघन्य अपराध किया। पर लॉ कहता है, सेक्शन 34 रेड विद सेक्शन 149 ऑफ इंडियन आईपीसी कहता है सबको बराबर सजा मिलेगी जो मिले हुए लोग हैं एक क्राइम के अंदर, मगर अगर कोई बच्चा है उसे कम सजा मिलेगी। सबसे गलत, सबसे ज्यादा बड़ा अपराध करने वाले को सबसे कम सजा कानून में लिखा था, करना पड़ा। क्यों? जुडिशरी का काम न्याय करना नहीं है, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस नहीं है, सिर्फ एक काम है इंटरप्रिटेशन ऑफ लॉ। जो लॉ में लिखा है वो करो, आंखों में बांध लो पट्टी। कानून की देवी थेमिस की आंखों पर पट्टी है। समझ में आया? उन्होंने ये नहीं देखना अच्छा हो रहा है कि बुरा हो रहा है, उन्होंने ये नहीं देखना कि लोग क्या चाहते हैं, उन्होंने सिर्फ ये देखना है कानून में क्या लिखा है, हम तो उसके हिसाब से चलेंगे। क्लियर? इसे कहते हैं द वर्क ऑफ जुडिशरी इज ओनली इंटरप्रिटेशन ऑफ लॉ। कोई शक शुबा, कोई पॉइंट ना समझ में आया तो रिपीट करूं। एनीबॉडी पॉइंट समझ में आ गया? चलू मैं आगे, जवाब दो सारे। चलू मैं आगे? यस सर। और आगे चलते हैं। तो क्या हमारा भारत का संविधान, ये तो मैंने बता दिया कि कॉन्स्टिट्यूशन को कॉन्स्टिट्यूशन इसलिए कहते हैं क्योंकि ये वो डॉक्यूमेंट है जो एक्सप्लेन करता है कि इंडियन गवर्नमेंट की गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के की कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, उसके 3 ऑर्गन्स क्या है। क्लियर? मगर भारत का संविधान क्या केवल यही काम करता है? क्या वो केवल यही बताता है कि व्हाट इज द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया? बिल्कुल नहीं। इसके अलावा कई महत्वपूर्ण सवालों के जवाब देता है हमारा भारत का संविधान। वो महत्वपूर्ण सवाल कौन कौन से हैं? सबसे पहला सवाल है व्हाट इज इंडिया? भारत क्या है? इसका जवाब भारत का संविधान देगा। आर्टिकल 1 देगा, पार्ट 1 इसका जवाब देगा। क्लियर? ओके। और पार्ट 1 क्या कहता है? इंडिया दैट इज भारत शैल बी ए यूनियन ऑफ स्टेट्स। आर्टिकल 1 to 4 ये क्या जवाब देगा? किस सवाल का जवाब देगा? व्हाट इज इंडिया। फिर अगला सवाल जिसका जवाब भारत का संविधान देगा वो है हु आर इंडियंस, कि भारतीय कौन है। पहला क्वेश्चन क्या? भारत क्या है, भारतीय कौन है, भारतीय कौन है, यानी कि सिटीजन कौन है, किस किस को भारत का नागरिक माना जाएगा। 5 से लेकर 11 आर्टिकल 5 to 11। और ये कौन सा पार्ट है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का? पार्ट 2। ये कौन सा पार्ट था? पार्ट 1। क्लियर? फिर तीसरा, ये जो लोग हैं जिनकी हम बात कर रहे हैं यानी भारतीय, ठीक है, इन लोगों के कुछ मूल अधिकार जो है वो क्या है? what are basic rights यानी फंडामेंटल राइट्स ऑफ इंडियंस, ऑफ पीपल कह लो, ऑफ पीपल जो भारत के लोग हैं। क्योंकि इस चैप्टर में ये इसका जवाब कहां दिया हुआ है? पार्ट 3। आर्टिकल्स कौन से हैं? 12 से लेकर 35। ये इसी चीज को मैं एक और तरह से लिख सकता हूं, what government can't do, what government can't do। ये क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो क्या है?
गवर्नमेंट को क्या नहीं करना, या फिर क्या लोगों के मूल अधिकार है। हाँ तरक्की करो, हाँ देश को आगे लेकर जाओ, पर कुछ चीजों का ख्याल रखना पड़ेगा, ठीक है। और वो चीजें क्या है, लोगों के फंडामेंटल राइट्स का हनन नहीं होना चाहिए। कौन से आर्टिकल्स में गिवन है, आर्टिकल 12 से 35, और कौन सा पार्ट है, पार्ट 3, क्लियर, फंडामेंटल राइट्स। अब देखो व्हाट गवर्नमेंट कैन नॉट डू है थर्ड क्वेश्चन, और हमारा जो फोर्थ क्वेश्चन है वो कौन सा है, व्हाट गवर्नमेंट शुड डू। व्हाट गवर्नमेंट शुड डू, कि सरकार को क्या करना चाहिए, यानी कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। वो कौन से सिद्धांत है जिनको दिमाग में रखना है कानून बनाते हुए, गिवन इन आर्टिकल 36 to 51। और ये पार्ट कौन सा है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, ये है पार्ट 4। कितने महत्वपूर्ण सवाल क्या है, कितने महत्वपूर्ण सवालों के जवाब हमें भारत का संविधान देता है। और फिर आता है हमारा पार्ट 5। अगर कोई कुछ मिस भी हो जाए डोंट वरी, ये पीडीएफ जो बन रहा है ये भी आपको सप्लाई किया जाएगा, और ये वीडियो लेक्चर भी आपको सप्लाई किया जाएगा, क्लियर, इसकी रिकॉर्डिंग हो रही है। और आगे चलते हैं, हम हर चीज जो पढ़ाते हैं उसका पीडीएफ भी और उसका सब कुछ आपको सप्लाई करेंगे, सब कुछ देंगे आपको। फिर अगला सवाल का जवाब क्या बनता है, अगला सवाल क्या बनता है कि अगर सरकार की कुछ ड्यूटीज बनती है कि ये सरकार को करना है, तो लोगों की भी तो कुछ ड्यूटीज बनती है क्या करना है, ठीक है। तो वो सवाल का जवाब भी भारत का संविधान देगा। बट पीपल, लोग क्या करें, बट पीपल शुड डू, लोगों को क्या काम करने हैं, इसका सवाल का जवाब भी कौन देगा, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन देगा। कहां दिया गया है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में इस सवाल का जवाब दिया हुआ है आर्टिकल 51A। और एक कौन से पार्ट में है, ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट 4A है, क्लियर। फिर आता है पार्ट 6, ठीक है। वो क्या है, वेरी इंपॉर्टेंट, व्हाट इज गवर्नमेंट, जिसके लिए बेसिकली कॉन्स्टिट्यूशन बना है। व्हाट इज गवर्नमेंट एट यूनियन लेवल, व्हाट इज गवर्नमेंट एट यूनियन लेवल, ये कहां से लेके कहां तक जवाब दे रखा है। ये आर्टिकल्स, काफी ज्यादा आर्टिकल्स है इसमें, 52 से शुरू हो जाता है, आर्टिकल 52 से 151। और ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का कौन सा पार्ट है, पार्ट 5, क्लियर। और फिर अगला सवाल का जवाब जो भारत का संविधान देता है, वेरी इंपॉर्टेंट, वो है पार्ट 7वां क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज गवर्नमेंट एट स्टेट लेवल, ठीक है। इसका जवाब कहां दे रखा है, आर्टिकल 152 से लेकर आर्टिकल 237। और ये कौन सा पार्ट है, पार्ट 6। और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कुछ ऐसा है कि हर पार्ट डिवाइडेड है चैप्टर्स में, चैप्टर डिवाइडेड है आर्टिकल में, आर्टिकल क्लॉज में, क्लॉज है सब क्लॉज में। मगर इससे पहले वाले आर्टिकल्स में चैप्टर्स, इससे पहले वाले पार्ट्स में आर्टिकल्स नहीं है, यहाँ चैप्टर्स है, सॉरी इससे पहले वाले पार्ट्स में चैप्टर्स नहीं है, पर यहाँ चैप्टर्स है। इसके अंदर पार्ट 5 में 5 चैप्टर्स हैं, और पार्ट 6 में 6 चैप्टर्स हैं। फिर आता है, समझ में आ गया, इतने इंपॉर्टेंट सवाल की इमरजेंसी के समय पर क्या करेंगे, इमरजेंसी के समय पर क्या देंगे, ठीक है। वो भी उसका जवाब, नेशनल इमरजेंसी, स्टेट इमरजेंसी, फाइनेंशियल इमरजेंसी, ठीक है, और नीचे, ठीक है। और फिर अगर कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करना है तो क्या प्रोसीजर है, उसका जवाब भी कौन देगा, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन देगा, ठीक है। चैप्टर है आर्टिकल 368 दिया हुआ है, और उसमें बता रखा है कि अमेंडमेंट कैसे होगी, ठीक है। क्यों, लॉ इज समथिंग दैट इज डायनामिक, ठीक है। हाउ कॉन्स्टिट्यूशन कैन बी अमेंडेड, कि कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड कैसे होगा, ये कहां दे रखा है, ये कहां दे रखा है, पार्ट 20 में, अमेंडमेंट से रिलेटेड, कि जो एक बार कॉन्स्टिट्यूशन बन गया ऐसा नहीं है हमेशा के लिए बन गया, अमेंड होगा तो कैसे होगा, पार्ट 20। और इसका आर्टिकल कौन सा है, ये मैं आगे चल के बहुत डिटेल में करूंगा, तो ब्रीफ में आपको एक आइडिया दे रहा हूँ कॉन्स्टिट्यूशन है कैसा, ठीक है। फिर अगर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन
अगर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन सही तरह काम करना है तो लोगों की चलनी चाहिए। यानी क्या होना चाहिए, इलेक्शंस होने चाहिए। लेकिन इलेक्शंस होने हैं तो उसके क्या प्रिंसिपल्स है, कैसे इलेक्शंस होंगे, तो इलेक्शंस को लेकर भी एक प्रॉपर हमने चैप्टर, एक पार्ट बना रखा है। वो कौन सा पार्ट है जो इलेक्शन से डील करता है, दैट इज 15। पार्ट 15 डील करता है, पार्ट 15 डील करता है। और कौन से आर्टिकल्स हैं, वो कौन से आर्टिकल्स हैं जो कि इलेक्शंस के रूल्स 275 से 278। क्लियर? फिर अभी भी जैसे सर एक बार कुछ पूछना चाहता है कुछ, फिर आता है इमरजेंसी। एनी क्वेश्चन? सर एक बार ऊपर वाली स्लाइड खोल दो, मेरा डिस्कनेक्ट हो गया। कोई बात नहीं थी। अब जैसे इमरजेंसी, देखो हर किसी की लाइफ में प्रॉब्लम आ सकती है, ठीक है बेटा? ओके यस सर। ओके ओके सर। चलो, और फिर हर किसी की लाइफ में प्रॉब्लम आती है तो देश को भी तो दिक्कत आ सकती है। अब भी तो कई दिक्कतों से जूझ रहा है हमारा देश। अगर कोई देश को दिक्कत आ जाए, अगर देश को कोई दिक्कत आ जाए तो क्या होगा, तो इमरजेंसी की घोषणा हो सकती है, तो इमरजेंसी घोषणा हो सकती है। अब इमरजेंसी को लेके जो हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल दे रखा है वो कौन सा दे रखा है, पार्ट 18। और कौन से आर्टिकल, 3 तरह की इमरजेंसी होती है, नेशनल इमरजेंसी, स्टेट इमरजेंसी, फाइनेंशियल इमरजेंसी। नेशनल, स्टेट और फाइनेंशियल इमरजेंसी। तो इमरजेंसी प्रोविजंस कहां से लेके कहां तक दे रखे हैं, 352 से 360, 352। मैं लिख देता हूँ इस चीज को भी, यहां लिख देता हूँ, ठीक है। इमरजेंसी आर्टिकल्स कौन से हैं, आर्टिकल्स कौन से हैं, 352 से 360, ठीक है। और ये पार्ट 18 है, पार्ट 18 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। समझ में आया? फिर उसी तरह से भाई हर चीज के जवाब, गवर्नमेंट कैसे काम करेगी, सरकार को क्या करना है क्या नहीं करना है, लोगों को क्या करना है, समझ में आया? भारत क्या है, भारतीय कौन है, क्या है उनके मूल अधिकार, समझ में आया? इन सब सवालों के जवाब देता है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। क्लियर? और कॉन्स्टिट्यूशन को कॉन्स्टिट्यूशन कहते क्यों है, क्योंकि ये बताता है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की कॉन्स्टिट्यूशन क्या है। ओके, और आगे चलते हैं। तो हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का स्ट्रक्चर कैसा है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा है, ये उसका मुखड़ा है, ये उसका धड़ है, ठीक है, और ये उसके बाद उसके पैर है। समझ में आया? सबसे ऊपर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में क्या है, प्रियम्बल। प्रियम्बल छोटा है, प्रियम्बल छोटा है, ये सिर्फ एक पैरा है, ये सिर्फ प्रीफेस है, ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का प्रीफेस है, ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की इंट्रोडक्शन है। ये बताता है कि हमारे आइडियल्स क्या है, ये बताता है कि हमारी एस्पिरेशंस क्या है, ये बताता है कि हमारा सोर्स ऑफ पावर क्या है। सोर्स ऑफ पावर क्या है, अथॉरिटी किसने प्रोवाइड की है गवर्नमेंट को राज करने की, पीपल ने। समझ में आया? सॉवरेंटी, ठीक है, यूनिटी, इंटेग्रिटी, डेमोक्रेसी, इन सब चीजों के बारे में बात करता है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कब लागू हुआ, 26 नवंबर 1949, ये भी यही बताता है। क्लियर? और फिर आते हैं इस इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के 25 पार्ट्स। एवरी पार्ट इज डिवाइडेड इनटू चैप्टर, every chapter is divided into article, every article is divided into clause, and clause is further divided into sub clause। क्लियर? पूरा क्वेश्चन पार्ट्स में डिवाइडेड है, पार्ट्स चैप्टर में डिवाइडेड है। नॉट एवरी पार्ट, जो बड़े पार्ट है वो चैप्टर में डिवाइडेड है, और चैप्टर कैन बी डिवाइडेड इनटू आर्टिकल, आर्टिकल कैन बी डिवाइडेड इनटू क्लॉज, क्लॉज कैन बी डिवाइडेड इनटू सब क्लॉज। क्लियर? और इसके नीचे दिए गए हैं इसके 12 स्केड्यूल्स, 12 स्केड्यूल भी हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के। ओके,
जब कॉन्स्टिट्यूशन लागू हुआ था 26 जनवरी 1950, तब इस इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में क्या था? उस समय इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में केवल 22 पार्ट्स थे। आज की डेट में कितने पार्ट्स हैं? 25 पार्ट्स हैं। आज की डेट में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में 25 पार्ट्स हैं। देयर 25 पार्ट्स। कैसे हो गए? इसमें कितने पार्ट्स ऐड हुए? 4A, 9A, 14A और इसके बाद ऐड हुआ 9B। इस तरह से 22 पार्ट्स में ऐड हुए ये सारे पार्ट्स, 4A, 9A, 14A और 9B। 9B क्या है? कोऑपरेटिव सोसाइटीज। कोऑपरेटिव सोसाइटीज। ठीक है, टाइम टू टाइम ऐसे एडिशंस होते गए। क्लियर? तो आज की डेट में 25 कैसे? कोई बताएगा? 22 और 4 तो 26 होता है। कैसे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में आज 25 पार्ट्स हैं? देखते हैं कौन जवाब देगा। मेरा सवाल है आपसे, जब 22 पार्ट्स में 4 नए पार्ट ऐड हो गए तो 25 कैसे हैं आज की डेट में पार्ट्स, जबकि 22 + 4 तो 26 होता है। देखते हैं कौन पहले जवाब देगा। कम ऑन, एनीबॉडी, जवाब दें। हरमन, जगतवीर, लोकेंद्र, भवनीत, कम ऑन कम ऑन कम ऑन। मैं आपके सवाल का अपने सवाल का जवाब आपसे चाहता हूं, नहीं मिलेगा तो मैं खुद जवाब दूंगा। प्रीतिंदर, विपिन, तनु, सुखमीत, साहिल। चलो अब मैं खुद ही जवाब देता हूं, सुनो ध्यान से। जब ये पार्ट्स ऐड हुए 4 तो 22 + 4 26 हुए। इसमें से एक पार्ट माइनस भी हुआ, एक पार्ट रिपील हुआ। रिपील कौन सा पार्ट हुआ था? पार्ट 7। ऐसा क्या है पार्ट 7 में? पहले हमारे यहाँ A, B, C स्टेट्स होती थी। हर स्टेट का दर्जा बराबर नहीं था। तब A कैटेगरी स्टेट्स, B कैटेगरी स्टेट्स, C कैटेगरी स्टेट्स होती थी और ये पार्ट 7 में दे रखा था, मगर बाद में ये ठीक नहीं समझा गया तो इसको खत्म कर दिया गया। 4A में बता चुका हूं, ये क्या ऐड हुआ था? फंडामेंटल ड्यूटीज। कब ऐड हुआ था? 42nd अमेंडमेंट, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 में ऐड हुआ। और किस नाम से जानते हैं हम 42nd अमेंडमेंट को? इसको हम जानते हैं मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से। मिनी कॉन्स्टिट्यूशन। किसके दिमाग की उपज थी ये? इंदिरा गांधी के। किस कमिटी की रिकमेंडेशन पर आया था ये? स्वर्ण सिंह कमेटी। स्वर्ण सिंह कमेटी। उस वक्त देश में नेशनल इमरजेंसी चल रही थी। उस समय देश में नेशनल इमरजेंसी चल रही थी। फिर पार्ट 9A क्या है? म्यूनिसिपैलिटीज, अर्बन लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन, म्यूनिसिपैलिटी, ये सब इसमें आता है। फिर पार्ट 14A क्या है? ट्रिब्यूनल्स। ट्रिब्यूनल्स क्या होते हैं? ये क्वासी जुडिशियल बॉडीज होती है। ग्रीन ट्रिब्यूनल का नाम आपने सुना होगा, एनवायरमेंट के लिए बना है। लेबर ट्रिब्यूनल, ठीक है, कंज्यूमर राइट्स ट्रिब्यूनल्स, ऐसे कई ट्रिब्यूनल्स हैं हमारे देश में। ठीक है, एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स, कैट, सैट, जैट, ये सब ट्रिब्यूनल्स हैं। ओके, और आगे चलते हैं अब हम। फिर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जब लागू हुआ था तब उसमें 395 आर्टिकल्स थे। आज की डेट में आर्टिकल्स की लिस्ट काफी ज्यादा हो गई है। मोर देन 450 आर्टिकल्स आर देयर। लेकिन मैंने एक बार बच्चों को ये बात पढ़ाई तो एक बच्चा बोल पड़ा कि सर मेरे बेरैक में, मेरी पास जो किताब है उसमें अभी भी जो लास्ट आर्टिकल है वो 395 है, तो मेरी बुक में 396 नंबर आर्टिकल क्यों नहीं है? जब आप कह रहे हो जब कॉन्स्टिट्यूशन लागू हुआ तब 395 आर्टिकल्स थे, आज की डेट में 450 से भी ज्यादा है, 450 से भी ज्यादा है, तो ये मेरी बुक में क्यों नहीं है? उसके साथ एक लड़का बैठा था, उसने बोला
तेरी बुक जरूर ओल्ड एडिशन है, ये बात गलत है, ओल्ड एडिशन नहीं है। समझो कैसे ऐड हुए आर्टिकल। जैसे था आर्टिकल 21, वो क्या था? राइट टू लाइफ, राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, पर्सनल लिबर्टी की आजादी का अधिकार, आजादी से अपनी जिंदगी जीने का अधिकार। सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया इसी आर्टिकल 21, इसी फंडामेंटल राइट में इम्प्लाइड है, चाहे गिवन नहीं है पर इम्प्लाइड है क्या चीज? राइट टू एजुकेशन। क्यों? एक इंसान एक मीनिंगफुल जिंदगी तब तक नहीं जी सकता जब तक वो लिटरेट नहीं है, जब तक उसको एजुकेशन नहीं मिली। तो आर्टिकल 21 तभी मीनिंगफुल बनेगा जब एजुकेशन होगी। तो बाद में जब हमने 6 to 14 इयर्स के हर चाइल्ड को बेसिक एजुकेशन, मैंने वर्ड क्या यूज किया? बेसिक एजुकेशन। 6 से 14 साल के हम हर उम्र को बेसिक एजुकेशन एज फंडामेंटल राइट जब हमने दिया, हमने इसको नाम दिया फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन। ठीक है, तो इसको हमने नंबर क्या दिया? आर्टिकल 21 कैपिटल ए। जब भी ये कैपिटल अल्फाज, कैपिटल अल्फाबेट आ जाता है, इसका मतलब क्या है? न्यू आर्टिकल, ये एक नया आर्टिकल बन गया। अगर हमने इसको नाम दिया होता, अब ये क्योंकि ये कैपिटल अल्फाबेट हो गया, तो ये आर्टिकल 21 का पार्ट, कैपिटल ए है ना, ए कैपिटल है ये वाला, क्योंकि ये वाला ए कैपिटल है तो इसलिए ये आर्टिकल 21 का पार्ट नहीं है। अगर हम इसको ये नाम देते आर्टिकल 21 छोटा ए, तो हम इसको कैसे पढ़ते? तो हम इसको पढ़ते आर्टिकल 21 क्लॉज ए, और ये बन जाता, क्या बन जाता? ये पार्ट ऑफ आर्टिकल 21, ये आर्टिकल 21 का ही हिस्सा बन जाता, पार्ट ऑफ, सॉरी आर्टिकल लिखना चाहिए था मुझे यहाँ, पार्ट ऑफ आर्टिकल 21। समझ में आया? आर्टिकल 21, ओके। क्योंकि कैपिटल अल्फाबेट यूज कर दिया इसलिए ये नया। इस तरह से करते करते मोर देन 450 आर्टिकल्स बने। क्लियर? पहले हमारे जो स्केड्यूल्स होते थे वो 8 थे, बाद में ऐड हो के अब कितने स्केड्यूल्स हैं? 12 स्केड्यूल्स हैं। ओके, ये जूम सेशन यहीं मैं खत्म करने जा रहा हूं। ठीक है, कल मैं इस डिस्कशन को और आगे बढ़ाऊंगा। क्लियर? ओके, एनी क्वेश्चन? कोई स्टूडेंट कुछ क्वेश्चन पूछना चाहता है? कल का सेशन भी 6:15 पर ही होगा, रादर कल मैं 6 o'clock स्टार्ट कर लूंगा। कल का सेशन 6 बजे होगा।